कॉलिन और मैडम ने आपके सामने विस्तार में अपनी बात बता दी। ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है और मेरे मित्र जो हैं उन्होंने भी कहा कि जल्दी ही मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं। मैं कुछ ही बात कहना चाहूँगा आपसे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये आज हम जो इसको कमेमोरेट कर रहे हैं एक तरीके से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के, तो अक्सर बात ये होती है कि जब हम उसके बारे में बातें करते हैं तो लगता है कि हम लोगों ने जो पॉवर्टी है उसको कहाँ तक ख़त्म किया। हम ये बात करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे ख़त्म हुआ, लोगों के रहन सहन का तरीका क्या बदला। ये सारी जो चीज़ें होती हैं या एनवायरनमेंट को लेकर के कि क्या हम लोगों की जो कंडीशन है राइट टू लाइफ को लेकर के उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ, ये चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को ये बातें करनी चाहिए। लेकिन ये बातें अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखें या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखें, सब जगह ये लगता है कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब तरफ हो रहा है। और इसके ऊपर कोई किसी तरीके की अगर हम यूएनओ की बात करें या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेशर होता है उसकी बात करें तो हमें कहीं वो दिखाई नहीं देता कि कुछ इस तरीके की बात हो रही है। आपको एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, आई एम सॉरी आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आई थिंक एवरीबडी सेड आई स्पीक इन हिंदी, कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में जो एक अधिकार दिया है स्वतंत्रता का वो है दी फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया वो हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक स्टेप पहले की बात है। ये बात यह है कि आपको सोचने की स्वतंत्रता है, क्योंकि वो नैसर्गिक है, सब लोगों को सोचने की स्वतंत्रता है। आप जो सोचना चाहते हैं, आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में आपको मत देने की पूरी आपको एक अधिकार है। वो अधिकार ज़रूरी नहीं है कि संविधान दे, ये अधिकार आपको एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको प्रदत्त है, आपको प्राप्त है वो अधिकार। मैं आपको इस बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसके बारे में अभी जो इंटरनेशनल स्फीयर है उसके अंदर ये बात हो रही है कि जो फ्रीडम ऑफ थॉट है उसके बारे में अभी तक कोई सोच किसी भी देश के अंदर नहीं हुई। हमारे अगर संविधान में भी देखें या हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स को देखें तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट की बात नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्फीयर है। हम लोगों के सोचने का जो दायरा है, हम जो सोचते हैं और सोचने के बाद में एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को, कहीं ना कहीं मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जितनी भी स्थितियाँ बन रही हैं हमारे अंदर, वो केवल हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ही प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो एक सेकेंड स्टेज है। क्योंकि वहाँ तो बात ये आती कि आपने कुछ बोला और बोलने के बाद में आपके खिलाफ कोई ना कोई केस लगा और उसके बाद में जो बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। स्थिति यह है कि आपके सामने इस तरह का फियर साइकोसिस पैदा हो जाए, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए ताकि आपके जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है वो प्रभावित होने लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर कि उनके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे तो कोई ना कोई इस तरह की एक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उसके वजह से या अपने जीवन के अंदर जो सोचते हैं कि हम प्रगति पाएंगे, जो एम्बिशियस लोग होते हैं, तो एम्बिशन की वजह से एम्बिशन को भी इस तरीके से कर दिया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है तो आपको, इसको भी शायद अच्छा लग रहा है क्या, आपको इस तरीके से आगे बढ़ करके चलना पड़ेगा। यानी कि जो विचारधारा है गवर्नमेंट की इस समय, उस विचारधारा के हिसाब से आप चलेंगे तभी आपको कोई चीज़ मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो ये इसको हटा देते हैं, शायद जाने किसको बड़ा प्यार आ रहा है और अच्छी बात है। हम लोगों को इस बात से इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है कि हमारे जो इंडिपेंडेंस है हमारी थिंकिंग की, वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। हमारा एक्सप्रेशन के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि उसके बाद में तो आपके खिलाफ कोई केस हो सकता है
उसमें जो बेल की प्रक्रिया होती है, तमाम दूसरी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ थॉट आज के दिन में कम से कम जो आप कमेमोरेट कर रहे हैं उसको, तो ये याद करना ज़रूरी है। हम जब इन गवर्नमेंट की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, तो दो जो विंग हैं उनको अगर आप छोड़ दें, क्योंकि उनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और कहने की कोई बात नहीं। जुडिशरी के बारे में जो हमको कहना है उसमें ये कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी जज ने इस तरीके से बिल्कुल खुले में आकर के वक्तव्य दिया हो जो संविधान की सारी जो धाराएं हैं, पूरा संविधान है, उसके विरुद्ध हो। क्योंकि संविधान में लिखा है कि बिना किसी रिलीजन के बेसिस के ऊपर, क्रीड, सेक्स, कास्ट, इन सब को छोड़ करके आप सबको समानता का व्यवहार करेंगे। तो समानता का व्यवहार अगर आपने बोला तो उसमें आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में कोई भेद नहीं कर सकते। जज साहब का ये कहना कि क्योंकि यहाँ जो मेजॉरिटी के लोग रहते हैं और मेजॉरिटी के लोग एक तरीके से सोचते हैं, इस तरीके उनके सोचने की वजह से जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी वैसे ही सोचना चाहिए, ये ज़रूरी है। और फिर उनके बहुत सारे जो कस्टम्स हैं उनके ऊपर कमेंट करना, फिर ये बताना कि नहीं हिंदू की जो अपनी रीति रिवाज हैं ये उच्च तरीके के हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर उनको मुझे बताया गया कि 37 साल से वो जज हैं, अगर 37 साल से वो जज हैं, तो अगर उनके अंदर ये थिंकिंग थी तो उनके जितने भी जजमेंट्स हैं क्या उनका रिव्यू होना ज़रूरी है कि उनको रिव्यू किया जाए। ये जो हमारी जुडिशरी के अंदर फैल रहा है, और मैंने जो आपको पहले बताया फ्रीडम ऑफ थॉट की बात, वो आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंदर राम मंदिर का भी फैसला है या बहुत सारे दूसरे फैसले हैं जहां इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने की बात है, वो फैसला है। उसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, क्या ये तो नहीं कहना कि मैं बंद कर दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उस इंडिपेंडेंस को लेते हुए क्या बात उस इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज का होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, ये मानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट संस्था है। तो जो संविधान पीठ का जजमेंट था उसके हिसाब से चल करके ही जो फर्दर अपॉइंटमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन कानून को बदल दिया उन्होंने संविधान की पीठ के जजमेंट के बावजूद भी, और उसके अंदर ये कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करेंगे वो उसके अंदर किसी भी मिनिस्ट्री का, तो वो उसमें तीसरा मेंबर होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अमान्य कर दिया। उसको अब ये जो भी उसकी वैलिडिटी के क्वेश्चन तो बाद में आगे होता रहेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो जजेस की स्वतंत्रता है अपने सोचने की, वहाँ पर भी हमें कहीं कहीं लगता है कि एम्बिशन के होने की वजह से उसमें भी स्वतंत्रता दिखती नहीं। ये भी प्रश्न पूछा गया कि क्या जजेस के, क्योंकि आप जानते हैं कि कलकत्ता की जज की बात है कि उन्होंने अपना इस्तीफा देकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कूलिंग ऑफ पीरियड की बात एक आती है, ये जजेस का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट के बाद में 2 साल तक, और ये उन्होंने जब अपने वैल्यूज़ के बारे में, जुडिशियल वैल्यूज़ को रिट्रेट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना ज़रूरी है। और संसद के अंदर भी ये बात बोली गई कि कूलिंग ऑफ पीरियड ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण आए, गोगोई जी का उदाहरण है जिन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी, दूसरे जज का उदाहरण है जो राज्यपाल बन गए। तो ये जो एक स्थिति है, लोग ये पूछते हैं कि जुडिशरी का मतलब तो ये होता है कि हम उसके ऊपर विश्वास रखें, फेथ एक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जजेस केवल जिस समय वो अपना बैठे रहते हैं, जज रहते हैं, और उसके रिटायरमेंट के बाद में इमीडिएटली कोई न कोई पद पा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो वहाँ पर रहना था
वो पूरी तरीके से अपने में इंडिपेंडेंट नहीं था। अब जो कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में मैं आपको बहुत क्विकली बता दूं। पुलिस एनकाउंटर की जो बात आप कहेंगे उसमें ये इसलिए है कि यूपी के अंदर ये शुरू हुआ एक्सपेरिमेंटेशन कि अगर हम इस तरीके से एनकाउंटर शुरू कर दें तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और लोग हमसे बड़े खुश होंगे और हमको वोट देंगे। उसको लेके छत्तीसगढ़ के अंदर भी वही प्रयोग हुआ। QCL का एक मुकदमा जो हमने फाइल किया वो अभी पेंडिंग है। जिस समय के उस समय 50 पुलिस एनकाउंटर थे, अभी 150 से ज़्यादा एनकाउंटर हो गए, अभी भी सुनवाई के लिए केस नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जो एनकाउंटर राज है वो एक के बाद एक जो बीजेपी की स्टेट है उसको लेती चली जा रही है कि अगर आपको कोई ये प्राप्त करना है लॉ एंड ऑर्डर की बात या लोगों को खुश रखना है, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे यहाँ से वो चला गया, बिल्कुल जो गुंडे बदमाश लोग थे उन सब लोगों को उनका इनकाउंटर हो गया, उनको मार दिया गया। ये जो एक स्थिति बन गई है ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है। बेल के बारे में कॉलिन जी ने आपको बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक बीच में एक स्थिति आई थी जहाँ पर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 की एक सुप्रीमेसी होगी, हम केसेस के अंदर बेल देंगे। 2-3 जजमेंट बीच में ऑल ऑफ ए सडन अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बदल के बोला कि सीरियस केसेस में हम बेल नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आप जानते हैं कि कभी स्थिति है वो समय समय के ऊपर बदलती रहती है। यूएपीए के जो मुकदमे हैं उनके बारे में भी यही है कि आप किसी भी यूएपीए का जो मुकदमा है आप किसी के खिलाफ शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर सारी मंशा ये रहती है कि अगर आपने यूएपीए का अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो आरोप लगाने के बाद में उसके खिलाफ बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर दीजिए। बेल मिलने में उसको परेशानी हो जाएगी, महीनों तक सालों तक बेल नहीं मिलेगी। और आपको उसके उदाहरण आप सभी लोगों को मालूम है। तो ये यूएपीए के केसेस का होता है जहाँ जुडिशरी को अवेकन होकर के देखना चाहिए कि क्या इस तरह का कोई अपराध है भी या नहीं है। क्योंकि यूएपीए के अपराध का मतलब होता है कोई व्यक्ति ने अगर कोई बात किसी को बोल दी तो वो अपने में कोई अपराध नहीं होता, किसी को कोई लिख करके दे दिया अपराध नहीं होता, जब तक कि ये साबित ना हो जाए क्या उसका कोई अनलॉफुल एक्ट से कोई संबंध है या नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस और जुडिशरी के उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। बुलडोजर जस्टिस की बात मुझे लगता है 2 चीज़ें कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हेट स्पीचेस की बात पहले मैं कह दूँ कि हम लोगों ने हेट स्पीच के बारे में पिटीशन फाइल की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कुछ बोला, उन्होंने कहा कि नहीं इसका संज्ञान इमीडिएटली लेना चाहिए, लेकिन जो डिटेल गाइडलाइंस बननी चाहिए वो अभी तक हेट स्पीच के ऊपर नहीं बनी। लिंचिंग को लेकर के गाइडलाइंस बनी, उन्होंने कहा लिंचिंग वाली गाइडलाइंस हम हेट स्पीच के ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन हेट स्पीच के ऊपर अभी कोई गाइडलाइंस उपलब्ध नहीं है। बुलडोजर जस्टिस के बारे में आप सभी लोगों ने कुछ जजमेंट जब आया तो आपने कहा कि चलो एक सिल्वर लाइनिंग से आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो किया, लेकिन अगर आप उसकी स्थिति देखें तो क्या है कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चला है तो क्रिमिनल केस होने की वजह से क्या आप उसकी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। ये कहीं कानून में नहीं लिखा, किसी भी जगह नहीं लिखा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सिर्फ ये कहा है कि अगर इस तरह के कोई केस आए तो उन्होंने गाइडलाइन बना दी है, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर ये जितना भी एक्शन यूपी गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट्स का था कि उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे या उनको अटैच कर लिया जाएगा, वो कानूनन और संविधान के तौर पर बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि जितने भी इस तरह के मकान टूटे गए हुए हैं उनको दोबारा से रेस्टिट्यूशन के हिसाब से उनको पूरा कंपेंसेशन दे करके उनके मकान बनाए जाएंगे। अभी तो एक तरीके से वो गाइडलाइंस उस बात को जस्टिफाई करती हैं कि इस तरह का कोई, जबकि कानून में कुछ भी नहीं है कि इस तरह का एक्शन हो सकता है। ये भी अपने में एक तरीके से जो अधिकार हैं उनको डाइल्यूट करने की बात ही हो गई। मणिपुर के बारे में आप सब लोगों को बता दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में भी 17 तारीख को वो मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन संविधान पीठ की जजमेंट के बाद में जैसे नरीमन ने बताया
कि उसमें लिखा हुआ है कि आप इन केसेस को रीओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं और जो मस्जिदें बनी हुई हैं उनको ये कि हम सर्वे करेंगे एटसेट्रा वो सब हो रहे हैं, वो सारा का सारा संविधान पीठ का जो कानून है उसके विपरीत है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा सिर्फ ये कहते हुए कि हम जो डिफेंड करने की ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, अभी की स्थिति में ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कैसे किया जाए, ये अपने में बहुत बड़ा प्रश्न है। किस तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं? आप प्रोटेस्ट की स्थिति देख लीजिए, चाहे वो किसानों का हो या किसी और व्यक्ति का हो। अगर आपको आज किसी चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करना है तो आप कहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे? ये जगह एक जो प्रेस काउंसिल में मिली हुई है, जिसके बारे में मुझे लगता है प्रशंसा करनी चाहिए उस जगह की, जहाँ हम अपनी बात कह पा रहे हैं, नहीं तो बात कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सैड नोट है और ये इसमें कहने में कोई शक नहीं होगा कि अभी हम बहुत ही डिफ़िकल्ट जो समय है, कठिन समय से गुजर रहे हैं और हम लोगों को लेकिन इस कठिन समय में गुजरते हुए भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें भविष्य में क्या करना है और किसी भी तरीके से जो हमारा सोच है जो बिल्कुल संविधान के अनुरूप हो, जो बिल्कुल ही नॉन वायलेंट तरीके से हो, उसके अंदर हम किस तरह से इस तरह की जो शक्तियाँ हैं उनको परास्त कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।